केंट होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका के ऑडिबल सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एमोनियम कार्बोनिकम या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं एमोन कार्ब। साथियों, डॉक्टर केंट साहब अपने एमोन कार्ब के चैप्टर में जो बतलाते हैं उन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बतला दूं कि ये एक तरह का ऑडिबल सीरीज है जिसको कि आप रिपीटेडली कितनी बार सुन सकते हैं, रिलैक्स करते हुए, घूमते टहलते, जॉगिंग करते हुए, कुछ भी करते हुए। तो साथियों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एमोन कार्ब के बारे में डॉक्टर केंट साहब अपने मेटेरिया मेडिका में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। यदि हम लोग पुरानी पद्धति एलोपैथिक से इलाज करते होते और एमोनियम कार्ब की कितनी ही रूपों में आश्चर्यजनक उद्वायी यानी वायु परिणामशील वायु के वजह से होने वाली प्रकृति पर विचार किए होते तो इसको मूर्छा तथा साधारण रोगों में आराम पहुंचाने वाला ही समझ लेते हैं तथा 12 सिंघे यानी हार्ट सोर्स के रूप में इसे भी वृद्ध तथा कुछ दूसरी स्त्रियों की बीमारी में प्रयोग करते हैं। पर एमोनियम कार्ब एक गहराई तक काम करने वाली सर्वांगिक दवा है, एक सोरा विषनाशक है। इससे बहुत जल्द रक्त में परिवर्तन हो जाता है। यह संपूर्ण शरीर विधान को गड़बड़ा देता है और एक शीताद की तरह प्रकृति बना देता है। इसके सभी स्राव कटु होते हैं। लार भी कटु होकर होठों की खाल उधेड़ देती है। इस तरह होठों के कोने और बीच का भाग फट जाता है तथा ओठ उधरे, सूखे और पपड़ी जमे हो जाते हैं। पलकें, आंख से खाल उधेड़ने वाली रक्तस्राव होने और लगने के कारण आंख की पलकों में जख्म हो जाता है, वे सूख जाती है और उनमें दरारें पड़ जाती हैं। मल भी कटु और खाल उधेड़ने वाला होता है। मासिक रजस्राव और श्वेत प्रदर के कारण स्त्री जनेंद्रिय की भी खाल गिर जाती है और घाव हो जाता है और चमड़े पर जहां कहीं जख्म हो जाता है और उससे जो रस चूता है उसमें जख्म के चारों ओर की खाल उधर जाती है। सभी तरह के रसस्राव और स्रावों की यही खाल उधेड़ने वाली प्रकृति रहती है। इस दवा में काले खून का स्राव होता है। यह रक्त अक्सर तरल रहता है, जमता नहीं। जरायु, नाक, मसाना और आंतों से इसी तरह का रक्तस्राव होता है। खून काला रहता है। इससे प्रकट होता है कि रक्त के दौरे में बहुत गड़बड़ी है। शरीर पर नाना प्रकार की चित्तियां पड़ जाती हैं, साथ ही पीलापन आ जाता है। इसकी हृदपिंड पर तीव्र क्रिया होती है जिसमें कलेजे की धड़कन शून्य पड़ती है और प्रत्येक बार हिलने डुलने पर धड़कन बढ़ जाती है। इसके साथ ही बहुत सुस्ती बनी रहती है। यह एक अद्भुत बात है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि एमोन कार्ब हृदपिंड पर आक्रमण के साथ होने वाली श्वास कष्ट को दूर कर देता है और आजकल एमोनिया, नौसादर का पानी या हरिन का सिंग करीब करीब वैसे ही लक्षणों में व्यवहित होता है। वे इसे ताकत लाने वाली दवा के रूप में व्यवहार करते हैं, पर जब लक्षण मिलता है तो इसकी एक खूब ऊंची खुराक ही काफी होती है। पूर्व के मनुष्य हल्के ढंग के न्यूमोनिया, फुफ्फुस प्रदाह में जब बढ़ी हुई अवस्था में पलटा खाने का समय आता था तो 12 सिंगे का सिंग व्यवहार करना जानते थे। वह एलोपैथी की पुरानी चिकित्सा है, पर कुछ रोगों में इसका होम्योपैथिक संबंध भी रहता है। निमोनिया के अंत में हृदपिंड की क्रिया बंद होने के साथ सुस्ती की भयानक अवस्था वाले रोगी को इसने एक बार आरोग्य कर दिया था, इसलिए सबके लिए और सदा के लिए यह दवा हो गई। रक्त विषाक्त हो जाने वाला अवस्था का भी एमोनियम कार्ब से संबंध है। विसर्प, बहुत सुस्ती के साथ सांघातिक आरक्त ज्वर, बहुत अधिक श्वास कष्ट में यह अवस्था दिखाई देती है, जिससे मालूम होता है कि हृदपिंड की गति बंद होना चाहती है। इसके साथ ही शरीर पटल पर अस्वाभाविक दाग दिखाई देते हैं क्योंकि रक्त वाहिनियां पक्षाघातिक अवस्था में रहती है, ग्रंथियां बढ़ी रहती हैं और चेहरा मैला, फूला फूला और भर्राया रहता है। शताब्दियों से ठीक ऐसी ही अवस्थाओं में एलोपैथिक चिकित्सा द्वारा एमोनियम कार्बोनिकम का व्यवहार होता आया है। इसने अत्यंत उपयोगिता के साथ अपना होम्योपैथिक संबंध भी दिखा दिया है। इसके रोगियों में सहज कमजोरी, कमजोर हृदपिंड और क्षीणता यानी दुबलापन रहती है। दवाओं में लक्षण का अभाव रहता है तथा क्रियाफल भी नहीं मिलता। रोगी के हिलने डुलने पर कलेजे में धड़कन और सांस की तकलीफें होने लगती हैं, इसलिए लेटे रहना पड़ता है। यह सिर्फ कमजोरी के कारण होता है। करीब 1.5 वर्ष तक मैं ऐसे ही रोगी के फेरे में पड़ा रहा। शहर में एक ऐसी औरत रोगिणी थी जिसके ठीक ऐसे लक्षण थे। इसमें एक विचित्र प्रकार की हृदपिंड की कमजोरी थी और हिलने डुलने पर श्वास कष्ट और धड़कन बढ़ जाती थी। मैं इस रोगिणी का इलाज कर रहा था, परंतु मैंने इसकी पूरी तरह अध्ययन नहीं किया था। मेरी चिकित्सा से लाभ न होने के कारण मेरी चिकित्सा छोड़कर वह एक अत्यंत सुयोग्य स्नायविक विशेषज्ञ के इलाज में गई। इसने उसे विश्राम चिकित्सा यानी रेस्ट क्योर पर रखा और कहा कि 6 सप्ताह में आरोग्य हो जाएगी, पर 6ठे सप्ताह के अंत में उसकी अवस्था पहले से भी बदतर हो गई। तब एक हृदरोग विशेषज्ञ को उसकी परीक्षा के लिए बुलाया गया। उसने कहा, यह सत्य है कि हृदपिंड खूब बलवान नहीं है, पर कोई यांत्रिक बीमारी नहीं है, इसलिए यह
मेरे इलाज का विषय नहीं है। इसके बाद एक फेफड़े का विशेषज्ञ बुलाया गया, फिर सभी तरह के विशेषज्ञों से उसकी परीक्षा कराई गई, उसके सभी यंत्रों की खूब जांच हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि किसी में कोई खराबी नहीं है, पर बेचारी रोगिणी अपनी बीमारी और कलेजे की धड़कन के कारण चल नहीं सकती थी। उसे कुछ सूखी खुसखुसी खांसी आती थी, पर वह कुछ नहीं थी, क्योंकि उसके वक्ष की परीक्षा की गई और उसमें कोई दोष न पाया गया। लगातार 3 महीने तक तकलीफ की इस आग में झुलसने के बाद धीरे धीरे उसकी अवस्था खराब होती चली गई। फिर मुझे बुलाया गया, क्योंकि उसके निवास स्थान की बगल में रहने वाला परिवार मेरा ही भक्त था। मैं उस रोगिणी का अध्ययन करने लगा। इसके लक्षण अत्यंत स्पष्ट थे, पर उन कई लक्षणों के अलावा और कुछ न मिला। अंत में मैंने अमोनियम कार्बोनिकम को ही स्थिर किया और वह 18 महीनों इसी दवा पर है। अब वह पहाड़ पर चढ़ती है, जो चाहती है वही करती है, और अब वह गृहस्थी करने जा रही है। स्नायुविक अवसन्नता, मस्तिष्क का क्षय या चाहे जो कुछ निदान उस पर क्यों न लादा जाए, वह इस दवा के प्रभाव से बच गई। इसी से आपको मालूम हो जाएगा कि यह दवा कितनी गहराई तक काम करने वाली है। एक खुराक 6 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक क्रिया करती है और प्रत्येक बार रोगी की अवस्था को दृढ़ता से सुधारती है। प्रत्येक बार मासिक ऋतुस्राव के समय घोर क्रांति आ जाना, हैजा या हैजा जैसे ही लक्षण वाली किसी दूसरी बीमारी का पहले दिन ही आक्रमण होना, बहुत ज्यादा दस्त आते हैं, कभी कभी तो वमन के साथ बहुत सुस्ती रहती है, वेट्रम की तरह क्षय, साथ ही ठंडक, नीलापन, सुस्त पड़ते जाना और श्वास कष्ट। अब तक जिस ढंग से श्वास कष्ट का मैंने वर्णन किया है वह दमा संबंधी श्वास कष्ट नहीं है। यह हृदय दोष के कारण श्वास कष्ट का है, हृदपिंड की कमजोरी के कारण उत्पन्न होता है। पर इस दवा में दमा का भी लक्षण है और इसके दमा में भी विचित्रता रहती है। अगर रोगी वाला कमरा गर्म रहता है तो श्वास कष्ट इतना बढ़ जाता है कि दम घुटने की तैयारी हो जाती है, मानो सांस की कमी की वजह से रोगी मर जाएगा। आराम मिलने के लिए उसे बाध्य होकर ठंडी हवा में जाना पड़ता है। दमा संबंधी रोगों में जब गर्म कमरे में रोगी का श्वास कष्ट बढ़ता है तब उस रोगी की शारीरिक अवस्था और भी खराब हो जाती है। सर्दी से शारीरिक उपसर्ग और सिरदर्द और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस दवा का एक साधारण लक्षण है हड्डियों में दर्द। हड्डियों में ऐसा दर्द होता है मानो वे टूट जाएंगी। ऋतु के प्रत्येक परिवर्तन अथवा मुंह के ताप की घटा बढ़ी के कारण दांत में भयानक दर्द पैदा हो जाता है। जबड़े या दांत की जड़ों में दर्द होता है। इसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप है केशों का झरना, अंगुलियों के नाखून पीले पड़ जाते हैं, मसूड़े दांत से अलग हो जाते हैं और उनसे खून बहता है, दांत ढीले हो जाते हैं। ये सभी लक्षण शीताद प्रकृति से संबंध रखते हैं। इस दवा में हिस्टीरिया, गुल्म वायु भी है। इस अवस्था में यदि स्नायुविक स्त्रियां अपने साथ एमोनिया की शीशी रखें तो कौन सी आश्चर्य की बात है। कितनी स्त्रियां ऐसा ही किया करती हैं, क्योंकि ज्यों ही वे किसी बंद घर में जाती हैं उन्हें बेहोशी सी आने लगती है और उन्हें बाध्य होकर अपना टोटका व्यवहार करना पड़ता है। यदि स्त्रियों का यह आक्रमण हल्के ढंग का होता है तो यह हिस्टीरिया के कारण नहीं होता, बल्कि यह उस स्त्री की स्पर्श असहिष्णु प्रकृति के कारण होता है। पर यदि यह भाव अधिक बढ़ा हुआ रहता है तो यह हिस्टीरिया यानी गुल्म वायु के कारण होता है। 12 सिंगे का सिंग व्यवहार करने पर हिस्टीरिया की बेहोशी दूर की जा सकती है। एमोन कार्ब से हृदपिंड की क्रिया बलवान होती है और आराम मिलता है। इसमें विषाद का भाव भरा हुआ है। रोगिणी बहुत रोती है, बेहोशी का दौरा पड़ता है, घबराहट, बेचैनी और हिलने डुलने पर क्लांति भी आ जाती है। दूसरे मनुष्य जो कहते हैं वह सुनना उसे बिल्कुल ही सहन नहीं होता। दूसरों की बात को सुनने पर वह बीमार हो जाती है। तर ऋतु में मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। उसे सर्द, तर और कनकनी भरी ऋतु सहन नहीं होती। गठिया के उपसर्ग, स्नायुविक रोग, सुस्ती, हृदपिंड की बीमारियां, श्वास कष्ट, सिर दर्द प्रभृति उपसर्ग ठंडी कनकनी भरी ऋतु में बढ़ जाते हैं। मौसम बदलने या तर मौसम में रक्त संचय की वजह से उत्पन्न टपक का सिरदर्द हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो ललाट और आंखों की राह से मस्तिष्क बाहर निकल पड़ेगा। ललाट में इस तरह की टपक और चमक होती है मानो फट जाएगा। चलने के समय सिरदर्द और खासकर वह सिरदर्द जो मासिक ऋतु काल में उत्पन्न होता है बढ़ जाता है। सवेरे सिरदर्द बढ़ा रहता है। ऊपर बताए हुए लक्षणों वाले ऐसे सिरदर्द में यह दवा लाइकेसिस के विपरीत संबंध रखती है, क्योंकि लाइकेसिस में ये सब अवसाद अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। पुरानी पाठ्य पुस्तकों में आप यह उदाहरण देखेंगे। लाइकेसिस से शत्रु भावापन, इसका मतलब यह है कि जब उच्च क्रम में लाइकेसिस का प्रयोग किया गया है तब उसने फायदा किया है, तो उसके बाद एमोनिया कार्ब आरोग्यदायक लाभ नहीं दिखाता, बल्कि कभी कभी तो रोगी के लक्षणों को मिलाकर और विशृंखलित कर रोग को बिगाड़ देता है। पर यदि लाइकेसिस का प्रयोग बहुत ही निम्न क्रम में किया गया है तथा स्थूल औषधि का जहर रोगी में फैल गया है तो उस समय यह दवा ऊंची शक्ति में यदि प्रयोग की जाती है तो क्रिया में सादृश्य रहने के कारण प्रतिरोधक बन जाता
जाता है। रोगी के कितने ही जहरीले लक्षणों को यह दूर कर देती है। यदि सांप काटे हुए मनुष्य की आकृति की आप परीक्षा करें और फिर इस दवा की लक्षणावली की जांच करें तो आपको दोनों में ही बहुत अधिक समानता मालूम होगी। यह विख्यात है कि सांप काटने में इस दवा का बार बार व्यवहार हुआ है। यह सत्य है कि इससे सभी रोग नहीं जी गए हैं, पर इसने कुछ न कुछ किया अवश्य है, नहीं तो इसकी कीर्ति नहीं स्थापित हो पाती। इसे प्रतिविषेधक या विष हरण करने वाली के रूप में न प्रयोग कीजिए, परंतु खून में जहर फैलने तथा अंतरुत्सेक के साथ जीवन जंतुओं के काटने का लक्षण मिले या इलैप्स की तरह काला तरल रक्त निकलने की प्रवृत्ति दिखाई दे तो इसका प्रयोग कीजिए। सांप का विष फैलने पर काला रक्त निकलने की प्रवृत्ति रहती है, यह रक्त जमता नहीं है। इसमें आंख के भी बहुत से लक्षण हैं। सिर दर्द के साथ आंख में आग की चिंगारियां, द्वित्व दृष्टि, रोशनी सहन न होना, ऐसी जैसी धातुगत प्रकृति की अवस्था मैंने बताई है वैसी ही या जब ये लक्षण मौजूद रहे तो इस दवा ने मोतियाबिंद आरोग्य कर दिया और अंत में आंखों का चमकदार चित्रपट यानी रेटिना भी साफ हो गया। आंखों में जलन, टपक, आंख घोर लाल, यह श्रवण शक्ति में गड़बड़ी पैदा कर देती है। सुनने में कठिनता होती है और कान से कटु तरल श्राव होता है। जैसा ऊपर बताया है, नाक में भी शीताद या श्लैष्मिक झिल्ली की प्रदाहिक अवस्था रहती है। नाक से जो सर्दी का श्राव होता है वह कटु रहता है। तेज दर्द मानो दिमाग ठीक नाक के ऊपर जोर से उतरता आता है। सवेरे हाथ मुंह धोने के समय नाक से खून गिरता है। नहाने पर इसके बहुत से उपसर्ग पैदा हो जाते हैं। एक स्पष्ट स्वरूप यह है कि नहाने के बाद त्वचा पर लाल रंग बिरंगे दाग पड़ जाते हैं। नाक से खून निकलता है और कलेजे की धड़कन भी बढ़ जाती है। संघातिक अरक्त ज्वर, डिप्थीरिया तथा रस रक्त बिगाड़ने वाली अन्य अवस्थाओं की तरह कष्ट दिखाई देता है। बैंगनी, फूला, जख्मों से भरा, उसमें खून बहता है, सड़ने वाला जख्म रहता है। इसके साथ ही बहुत सुस्ती रहती है। तालु मूल तथा अन्य ग्रंथियां बढ़ी रहती हैं। कंठ और गर्दन के बाहरी ओर की ग्रंथियां भी बढ़ी रहती हैं और ढेले की तरह मालूम होती हैं। डिप्थीरिया में जब नाक बंद हो जाती है तो बच्चा श्वास के लिए हाफता हुआ नींद से जाग पड़ता है। यहाँ फिर लाइकेसिस से और सर्प विष वाली दवाओं से इसका संबंध दिखाई देता है, क्योंकि इसके बाद ही तुरंत रोगी सो जाता है और श्वासरुद्ध होकर जाग पड़ता है। डिप्थीरिया और बहुत अवसन्नता के साथ होने वाली छाती की बीमारी में नींद के बाद रोगी की दशा बदतर हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी ऋतुस्राव होता है। मासिक रजस्राव का रक्त काला होता है, अक्सर थक्के थक्के निकलते हैं। श्वेत प्रदर का स्राव कटु होता है। तलपेट और योनि पथ में फाड़ने की तरफ बहुत तेज दर्द होता है। भग्नाशा में उपदाह रहता है। जनेंद्रियां फूल जाती हैं। अब हम कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक लक्षण हैं। वे हैं संपूर्ण श्रोणी यंत्र में घाव की तरह दर्द की अनुभूति। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि उसके समूचे भीतरी भाग की खाल उधर गई है। यह एक घाव की तरह दर्द की अनुभूति है। छूने पर हमेशा दर्द नहीं होता, खासकर मासिक ऋतुस्राव के समय ही भीतर गहराई तक दर्द का यह भाव मालूम होता है। मासिक ऋतुस्राव की पूरी अवधि तक जख्म की तरह दर्द और खाल उधरने का भाव। समय के पहले ही ऋतुस्राव बहुत ज्यादा काला, अक्सर थक्कों में होता है और उसके पहले पसीने की तरह सूल का दर्द होता है। इस दवा में सर्दी और खांसी के लक्षण भरे हुए हैं। साथ ही वक्ष और वायु पथों में बलगम की बहुत घबराहट होती है। प्रश्वास का दबाव, श्लैष्मिक झिल्ली के प्रदाह के कारण श्वास कष्ट, फेफड़े की छोटी कोशिकाओं और बड़ी नलियों में रक्त इकट्ठा होकर रक्त संचय हो जाने तथा छाती में ऐसा बलगम भर जाने पर जिसका निकलना मुश्किल होता है। अगर लक्षण मिलते हैं तो खासकर यही एक दवा दी जाती है। छाती में बहुत घरघराहट होती है और बहुत कमजोरी मालूम होती है। क्षय रोग की अंतिम अवस्था में आराम पहुंचाने की उत्तम औषधि है। जब बहुत ठंडक, अवसाद और वक्ष में दुर्बलता रहती है तो एमोनियम कार्बोनिकम की एक खुराक ही बहुत फायदा पहुंचाती है। यह स्टैनम की भांति वक्ष में दुर्बलता की अनुभूति है। वह मुश्किल से जोर की आवाज के साथ खांस सकता है, परंतु एंटीमटाइड की तरह कमजोरी के कारण यह बलगम निकाल नहीं सकता। थोड़ी दमा से उत्पन्न खांसी। इस दवा के उपसर्ग खासकर सवेरे 3 बजे के समय उत्पन्न होते हैं। इसी समय खांसी भी आती है। वृद्ध मनुष्य जिन्हें छाती में सर्दी का शिकायत रहती है, उनकी बीमारी सवेरे 2 बजे के समय ही बढ़ती है। इसके साथ ही कलेजे में धड़कन, सुस्ती रहती है और इसी समय ठंडे पसीने और श्वास कष्ट के साथ उनकी नींद खुल जाती है। नाड़ी करीब करीब नहीं मिलती। हृदपिंड में कमजोरी रहती है। चेहरा पीला और ठंडा रहता है। बहुत कमजोरी, रस रक्त बिगड़ने वाली तेज बीमारियां, सन्निपातिक ज्वर यानी टाइफाइड, झिल्ली प्रदाह, डिप्थीरिया, अरक्त ज्वर, विसर्प प्रभृति के साथ अंत में दोषावह प्रतिक्रिया। उन बीमारियों में जिनमें संकट काल आ जाता है यानी क्राइसिस आ जाता है, यदि रोगी चुनी हुई दवा देने पर भी घोर अवसन्न हो पड़े तो आपको ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है।
जब यह दवा स्नायुविक सुस्ती में आर्सेनिक के साथ प्रतियोगिता करती है। एलोपैथिक साहित्य में हृदय क्रिया रोध, हार्ट फेलियर, धुकधुकी बंद होना शब्द दिखाई देता है। वे कहते हैं कि रोगी अच्छा तो हो रहा है पर एकाएक धुकधुकी बंद, हृदय क्रिया रोध हो जाने के कारण मर गया। बहुत से ऐसे मौके हैं जिस समय अगर समय पर अमोनियम कार्बोनिकम का प्रयोग होता तो रोगी की जान बच जाएगी। खुली हवा में घूमने की इच्छा नहीं होती, बच्चे नहाना पसंद नहीं करते, बिछावन की गर्मी से वात का दर्द और जारा घट जाता है, गर्म कमरे में सिरदर्द अच्छा रहता है, बदन धोने पर सब उपसर्ग लौट आते हैं, नाक से खून जाने लगता है, हाथ नीले हो जाते हैं, सिराएं फूल जाती हैं, ठंडी हवा में उपसर्ग बढ़ जाते हैं। अब हम चर्म की आकृति का वर्णन करते हैं। शरीर इतना लाल रहता है मानो अरक्त ज्वर के दाने हों, बदबूदार चिपटे जख्म निकलते हैं जिनमें ऐसी अनुभूति होती है मानो कुछ गर रहा है। औंघाई के साथ मारात्मक अरक्त ज्वर, नींद में ही आरंभ हो जाते हैं। जब लघु मस्तिष्क के लक्षण प्रबल रहते हैं उस समय वृद्ध पुरुषों का विसर्प रोग, जब किसी तेज बीमारी का इलाज किया जाए और शरीर पर विस्फोरा, कार्बंकल या विसर्प रोग की तरह उद्भेद दिखाई दे और रोगी को आराम न मिलता हो तो समझना चाहिए कि खतरा है, जल्द ही कोई दवा खोज निकालनी चाहिए। किसी भीतरी रोग के कारण जब रोगी दुर्बल होता जाए तो कोई बुरा अस्वस्थ, फोरा, कार्बंकल, विस्फोरण अथवा विसर्प के छालों का निकल आना असाधारण बात नहीं है। रोगी को आराम पहुंचने के बाद ही अगर ये न निकल आए तो भय की बात है। एक मारात्मक अवस्था इससे प्रकट होती है जो आनी ही चाहती है, जो अब रोकी नहीं जा सकती और यह तीव्रता नाश करके ही छोड़ेगी। ऐसी अवस्था की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं में यह अन्यतम है। सच तो यह है कि कोई भी दवा जो लक्षण समूह से सादृश्य रखती है वह प्रयोग करने योग्य औषधि है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो डॉक्टर केट साहब अपने मेटेरिया मेडिका में अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में बताते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। उसी के साथ अगर कुछ पूछने या बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें। उन सारे साथियों के साथ साझा जरूर करें जो होम्योपैथ से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।